नमस्कार। आज नई परख पर एक बार फिर हम लोग प्रोफेसर अरुण कुमार के साथ में देश की राजनीतिक अर्थव्यवस्था, पॉलिटिकल इकोनॉमी के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दे हम लोगों के सामने हैं। स्वागत है प्रोफेसर अरुण कुमार जी आपका नई परख के मंच पर। 2 दिन से मैं अखबारों में ये पढ़ रहा हूँ कि बहुत लंबे अरसे बाद भारत का जो स्टॉक एक्सचेंज है, सट्टा मार्केट है, उसकी सूचकांक, उसकी इंडेक्स अपनी ऊँचाइयों पर एक बार फिर से पहुँच गई है। और दूसरी तरफ ये भी देखने में आ रहा है अखबारों में ही कि दुनिया में जो इस वक़्त बुल रन चल रहा है, उसके मुकाबले भारत का बुल रन उससे काफ़ी पिछड़ा हुआ है। तीसरी खबर ये है कि भारत में इस वक़्त कुल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के जो आंकड़े हैं, उसमें रिज़र्व बैंक ने घोषित किया था कि भई 7% के हिसाब से बढ़ेगा, लेकिन ये तो 8% के हिसाब से बढ़ रहा है। तो प्रधानमंत्री ने इससे इशारा लेते हुए आज संसद के सामने खड़े होकर ये दावा ठोक दिया कि देश की इकोनॉमी जो है वो नई ऊंचाइयों पर पहुंचती जा रही है और इसका श्रेय उन्होंने दिया है कि उन्होंने जो बड़े-बड़े निर्णय लिए हैं उसकी वजह से देश की ऊंचाइयां इस नई ऊंचाइयों पे पहुंच रही है। चौथा इसी आर्थिक घटनाक्रम का एक चौथा कोण ये है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत सरकार द्वारा दिए गए आंकड़ों की जो ग्रेडिंग है वो गिरा गिरा दी वो नीचे कर दी है और उसको उनको आंकड़ों को अविश्वसनीय करार दिया है। तो ये जो खबरें हैं इनको मिला-जुला कर हम देखें तो किस दृष्टि से हमें इस पूरे मामले में प्रवेश करना चाहिए इनको समझने के लिए? सबसे पहले स्टॉक मार्केट को लेके जो गुत्थी है, ज़रा उसके ऊपर आप प्रकाश डालें। क्या ये जो बुल रन आया है, इसका भविष्य क्या है और ये क्यों आया है? देखिए, दुनिया के जो बाजार हैं हुँ, वो सब आपस में जुड़े हुए हैं। हुँ, तो अगर कहीं उछाल आता है तो बाकी जगह भी उछाल आने लगता है। तो ये ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण का एक हिस्सा है। हुँ, और अमेरिका में जो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स है ना, वो बहुत ही तेजी से बढ़े हैं पिछले 1.5 साल में। तो उसका भी असर हमारे यहाँ है। लेकिन हमारा असर कम इसलिए रहा हुँ, क्योंकि ट्रम्प साहब ने जो टैरिफ लगाया, हुँ, उससे लगा कि हमारी अर्थव्यवस्था पे काफ़ी नेगेटिव असर पड़ेगा। हुँ, और दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी में हम लोग अभी भी काफ़ी पीछे हैं। हुँ, जो मतलब आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट हो रहा है, जो वहाँ पे मेटा और जो गूगल और फ़ेसबुक और इन सब का हो रहा है, उस तरह का हमारे यहाँ कोई और ख़ास स्टॉक नहीं है। तो हुँ, अमेरिका में भी अगर आप स्टॉक मार्केट देखें तो 7 टेक्नोलॉजी कंपनीज़ हैं, वो आगे चल रही हैं बहुत तेज़ी से और उसकी वजह से वहाँ पे बहुत तेज़ी आ गई है उसमें। हुँ, तो इसीलिए हम हमारे यहाँ जो इतना नहीं बढ़ा जितना कि बाहर बढ़ता। लेकिन अभी कुछ खबर आ रही है पिछले 15 दिन से कि शायद भारत और यूएस का नेगोशिएशन अब कुछ सक्सेसफुल होने वाला है, कुछ उस पे लगता है समझौता होने वाला है। तो ये एक वजह हो सकती है कि अभी स्टॉक मार्केट हमारे यहाँ भी बढ़ा है। नहीं तो ऊपर नीचे जा रहा था, जब ये टैरिफ वगैरह हुए तो उससे धक्का लगा था। फिर उसके बाद अब लग रहा है कि शायद कुछ गुत्थी सुलझ जाए, तो इसलिए अब आगे बढ़ रहा है। तो इसलिए हमारा जो स्टॉक मार्केट है, बिल्कुल वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा जो अमेरिका का स्टॉक मार्केट है, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ परिस्थिति अलग है, उनके यहाँ कुछ परिस्थिति अलग है। और अमेरिका में ऐसा लग रहा है इस समय, क्योंकि स्टॉक मार्केट इतने उछाल पे है, कि जो टैरिफ का जो नेगेटिव असर होना चाहिए था, उतना नेगेटिव असर वहाँ पे हुआ नहीं। इन्फ्लेशन का रेट ज़रूर तेज़ हुआ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कम हुआ, लेकिन फिर भी वहाँ पे अर्थव्यवस्था, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत हो रहा है टेक्नोलॉजी में। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा कि $500 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में करेंगे, और बड़ी-बड़ी जो वहाँ पे कंपनियाँ सब प्रॉमिस कर रही हैं कि वो करेंगे। और फिर वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट जापान से और ईयू से, वो भी वो कह रहे हैं कि और तेज़ होगा। तो ये सारी चीज़ें मिला के अमेरिका की अर्थव्यवस्था पे इतना असर नहीं पड़ा टैरिफ का, जितना कि सोचा गया था। कि ये सोचा गया था कि अब तक वहाँ स्टैगफ्लेशन आ जाएगा, लेकिन स्टैग्नेशन अभी नहीं हुआ है, इन्फ्लेशन ज़रूर थोड़ा बढ़ रहा है। तो ये अलग फैक्टर्स हैं हमारी अर्थव्यवस्था के और जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था के और बाकी और देशों की अर्थव्यवस्था के, कि हमारी स्थिति टैरिफ की वजह से नाजुक हो गई थी और वो अब कुछ बेहतरी पे आ गई है। तो इसलिए मेरा मानना है कि स्टॉक मार्केट जो हमारा बढ़ रहा है, उस पे इसका भी रिफ्लेक्शन है कि सरकार के आंकड़े दिखा रहे हैं कि रेट ऑफ ग्रोथ बढ़ गया है। तो ये लगता है कि जो रेट ऑफ ग्रोथ बढ़ने का भी असर होगा, क्योंकि जो हमारा रेट ऑफ ग्रोथ बढ़ा है, वो संघर्ष क्षेत्र को दिखाता है कि वो बढ़ रहा है।
तो संघर्ष क्षेत्र को ही तो स्टॉक मार्केट में रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि जो छोटी इकाइयां हैं या मझौली इकाइयां हैं या माइक्रो सेक्टर है, वो तो स्टॉक मार्केट में है नहीं। स्टॉक मार्केट में एक्टिवली ट्रेडेड स्क्रिप्ट तो 1,500 2,000 होती हैं, जबकि बड़ी इकाइयां भी 6,000 हैं, और मीडियम सेक्टर और जो स्मॉल सेक्टर वो करीब 6 लाख है। तो वो सब तो आता नहीं है हमारे स्टॉक मार्केट में। तो ये तो जो बड़ी इकाइयां हैं उन्हीं का दिखा रहा है, यानी संघर्ष क्षेत्र का जो बढ़त है वो जीडीपी में भी दिख रहा है, वो स्टॉक मार्केट में भी दिख रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो स्टॉक मार्केट में उछाल आया है, क्या ये उछाल इसी तरह अभी कुछ दिन जारी रहेगा? क्योंकि अगर अगर ये इस बात पर निर्भर है कि भारत का अमेरिका के साथ में टैरिफ वाला मसला हल होता है या नहीं होता है, भारत और अमेरिका एक वाणिज्य संधि कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, इस बात पर निर्भर है। तो आपको क्या लगता है कि वाणिज्य संधि का भविष्य क्या है? तो उसी से जोड़ के हम देखेंगे कि हमारे स्टॉक मार्केट में जो बुल रन आया है, उसका भविष्य क्या है? देखिए, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ट्रम्प जो हैं बहुत ही ट्रांजैक्शनल हैं। वो किस स्टेज पे क्या चीज़ करेंगे वो प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। वो उनको जो चाहिए कि वो हमारा कृषि का बाज़ार और हमारा रूस से जो ट्रेड है, उस 2 पे वो जो अड़े हुए थे। हुँ, तो हो सकता है कि कुछ आपस में डिस्कशन हो, क्योंकि हमारी कंपनियों ने जो रूस से तेल खरीदना तो कम कर ही दिया है। हुँ। तो हो सकता है कि उसकी वजह से वो अब सोचें कि भारत के साथ जो ट्रेड है उसको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो तो बिल्कुल ट्रांजैक्शन, वो देखते हैं कि कहाँ पे अमेरिका का हित फायदे में है। तो और अनप्रिडिक्टेबल है, तो उनको अगर नोबेल प्राइज ऑफर कर दिया जाए या उनको कोई जो है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ऑफर कर दिया जाए, तो हो सकता है कि वो फिर मान जाएं कि जो भारत के साथ जो एक्स्ट्रा 25% टैरिफ लगाया है उसको विड्रॉ कर लें। तो इस सब का असर अभी अनप्रिडिक्टेबल है, अभी कह नहीं सकते। तो अनिश्चितता बढ़ी हुई है, जब तक अनिश्चितता बनी रहेगी तब तक हमारे स्टॉक मार्केट पे उसका असर भी अनिश्चित ही रहेगा। तो ये जो कुल घरेलू उत्पाद के जीडीपी के जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े अभी तो केवल आंकड़ों की दृष्टि से देखा जाए तो ये आकर्षक हैं। लेकिन उम, साथ में ये भी खबर आई है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मानता ही नहीं कि जिन आंकड़ों के आधार पर ये आंकड़े बने हैं, जीडीपी के आंकड़े हैं, वही आंकड़े जब विश्वसनीय नहीं हैं, तो फिर जीडीपी के आंकड़े कैसे विश्वसनीय माने जा सकते हैं? तो इन दोनों चीज़ों में तो बड़ा एक शत्रुतापूर्ण अंतर्विरोध है, मतलब एक एक एंटागोनिस्टिक कॉन्ट्रडिक्शन है दोनों चीज़ों के बीच में। एक तरह से ये दोनों बातें एक-दूसरे को कैंसल आउट करती हैं। यानी या जो आईएमएफ ने जो आकलन किया है भारत की जो डेटा रिजीम है, उसका, और दूसरी तरफ ये जो जीडीपी के आंकड़े आए, ये दोनों तो एक-दूसरे को रद्द कर देती हैं। देखिए, मेरा मानना है कि आईएमएफ भी देर आए दुरुस्त आए वाली बात लगती है। हुँ, पिछले साल भी उन्होंने सी ग्रेड दिया था, हुँ, इस साल भी सी ग्रेड दिया, लेकिन पिछले साल लगता है लोगों ने देखा नहीं, तो इसलिए हुँ, उस पे चर्चा नहीं हुई। अभी जो हिंदू अखबार ने वो निकाल दिया, उसके हुँ, बाद बहुत चर्चा हो रही है। तो हुँ, बात तो ये है कि नोटबंदी के समय से हमारा जो असंगठित क्षेत्र है और संगठित क्षेत्र, दोनों अलग-अलग दिशा में चल रहे हैं। नोटबंदी ने असंगठित क्षेत्र को धक्का दिया, फिर अगले साल जीएसटी ने दिया, फिर उसके अगले साल नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों का क्राइसिस जिसमें आईएलएफएस वगैरह डूबे थे, फिर उसके बाद पैंडेमिक ने। तो 4 बड़े धक्के लगे हैं हमारे असंगठित क्षेत्र को। तो इसलिए असंगठित क्षेत्र गिरावट पे है, संगठित क्षेत्र बढ़ रहा है, और जो असंगठित क्षेत्र की डिमांड है वो संगठित क्षेत्र में जा रही है। उदाहरण के तौर पे अगर ट्रेड सेक्टर ले लीजिए, तो ट्रेड सेक्टर जो है सेकंड बिगेस्ट एम्प्लॉयर है कृषि के बाद। तो उसमें अभी डिमांड जा रही है ई-कॉमर्स की तरफ। तो जो हमारे बगल के स्टोर हैं, जो नेबरहुड स्टोर हैं, वहाँ से डिमांड शिफ्ट कर गई। हम तो अपने घर में ही देखते हैं कि जो पैंडेमिक के पहले तो हम कुछ भी ई-कॉमर्स से नहीं लेते थे, और अब 90% ऑर्डर जो ई-कॉमर्स का जा रहा है। तो आजकल जिस प्रकार से बच्चे ऑर्डर कर रहे हैं ई-कॉमर्स पे, मिडिल क्लास कर रहा है वगैरह, तो नेबरहुड स्टोर डिक्लाइन पे है, और नेबरहुड स्टोर ही तो असंगठित क्षेत्र है। इसी तरह की खबर आपकी लगेज इंडस्ट्री से, प्रेशर कुकर इंडस्ट्री से, बाकी और कई सेक्टर से आ रही है कि असंगठित क्षेत्र गिरावट पे है, संगठित क्षेत्र बढ़ रहा है। तो ये जो आंकड़े आए हैं वो दिखा रहे हैं कि संगठित क्षेत्र किस रफ्तार से बढ़ रहा है। और ये क्वार्टरली आंकड़े होते हैं, उसमें पूरा संगठित क्षेत्र का भी आंकड़ा नहीं आता है। उसमें भी कुछ 100 कंपनियों के आंकड़े आते हैं, कुछ और होता है। और फिर यहाँ पे किया ये जाता है कि क्वार्टरली आंकड़े बहुत कम होते हैं, तो पिछले साल के आंकड़ों को एक हाई फ्रीक्वेंसी डेटा से आगे कर दिया जाता है। अब जो हाई फ्रीक्वेंसी डेटा है वो किस प्रकार के हैं,
ये अपनी लिस्ट वो देते हैं कि ये इस प्रकार से हम इन आंकड़ों को ले रहे हैं। तो क्वार्टर 1 में जो 22 आंकड़े थे, उनमें से 16 में गिरावट थी, अभी भी 13 में गिरावट है। तो अगर गिरावट है तो कैसे मतलब ये इतना तेज अर्थव्यवस्था चल रही है? क्योंकि अगर आप इन जो हाई फ्रीक्वेंसी डेटा के आधार पे आप जब अपना प्रोजेक्शन कर रहे हैं, तो फिर अगर जो ज्यादातर आंकड़े गिरावट पे हैं तो कैसे जब इतना तेज हो गई? तो इसलिए मेरा मानना है कि यहाँ पे जो परेशानी है वो हमारी मेथड की है। जो जिस प्रकार से हमारा मेथड है क्वार्टरली जीडीपी को एस्टिमेट करने का, उसी में परेशानी है। फिर सवाल ये उठता है कि जब ये आंकड़े इतने सही नहीं हैं, तो फिर एनुअल आंकड़े कैसे सही हो जाएंगे? क्योंकि इसमें तब्दीली बहुत होनी चाहिए फिर। तो वो तब्दीली भी उतनी नहीं दिखती जितना कि ये है। तो यानी कि कुल मिला के हमारा जो जीडीपी का जो एस्टिमेशन का तरीका है, उसी पे सवाल है। और वही आईएमएफ कह रहा है कि जो आप जिस प्रकार से कर रहे हैं, आप 2011-12 के बेस इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस प्रकार से आप होलसेल प्राइस इंडेक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस प्रकार से आपके पास आपके जो स्टेट्स और जो लोकल बॉडीज हैं, उनका डेटा जो 2019 के बाद से रिलीज नहीं हुआ है। तो तरह तरह के उन्होंने बताए हैं कि ये समस्याएं हैं। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अभी 2026 में ये सब रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि सरकार ने कमिटी बिठाई है कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कैसे जो बढ़ाया जाए 2011-12 के उसमें, और फिर कैसे जो हमारा जो जीडीपी के आंकड़े हैं उनको हम कैसे आगे बढ़ाएं। तो ये 2026 फरवरी में नई चीजें आएंगी। तो आईएमएफ ने भी फ्लैग कर दिया है कि ये जो नए नए तरीके से और नया डेटा के साथ फिर एस्टिमेशन किया जाएगा। तो यानी कि वो उसको कह रहे हैं कि ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी के जो आंकड़े रहे हैं उनमें परेशानी है। लेकिन मेरा मानना है कि इससे ज्यादा एक और परेशानी है जो आईएमएफ ने फ्लैग किया है। क्योंकि आईएमएफ तो देखिए, वो उनकी तो एग्रीमेंट होती है कि वो सिर्फ सरकारी डेटा ही इस्तेमाल कर सकते हैं, वो कोई और डेटा इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन मेरा मानना है कि जो जीडीपी का डेटा 2011-12 के बेस का था, उसी में परेशानी थी, क्योंकि वो 2015 में रिलीज हुआ, और जैसे ही रिलीज हुआ तो पता लगा कि उसके बैक सीरीज नहीं दी गई है। अब बैक सीरीज नहीं दी गई तो कहा गया कि भाई बैक सीरीज नहीं होगी तो हम कंपेयर कैसे करेंगे कि जो पुरानी सीरीज में और नई सीरीज में कितना अंतर है, और ये कितना ठीक है कितना नहीं ठीक है। तो फिर उन्होंने क्या किया कि एक और कमिटी बिठा दी। उस कमिटी ने दिखाया कि जो यूपीए के दौरान एनडीए के से ज्यादा तेज रफ्तार से जीडीपी बढ़ रहा था, तो उसको सरकार ने रिजेक्ट कर दिया। फिर उन्होंने नीति आयोग को कहा कि आप इसको जो ठीक करिए। अब नीति आयोग का काम नहीं होता कि वो जीडीपी की सीरीज तैयार करे, लेकिन नीति आयोग ने किया और उसने दिखा दिया कि जो एनडीए के दौरान यूपीए से ज्यादा तेज अर्थव्यवस्था बढ़ रही थी। लेकिन हमारे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर पूर्व थे, उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें तो 2.5 से 3% की जाए आपने ओवर एस्टिमेशन किया हुआ है। तो फिर परेशानी हो गई। फिर 2016 में जब ये आपका जो डिमोनेटाइजेशन आया, तो उस समय 3 लाख कंपनियों को एमसीए 21 डेटाबेस से निकाल दिया गया। ये कहा गया ये तो जो आपकी जो फर्जी कंपनियां हैं। तो जब आपने 18 लाख में से 3 लाख कंपनियां निकाल दी तो जीडीपी में फर्क आना चाहिए था, लेकिन कोई फर्क नहीं आया। उसके बाद जो फिर कुछ महीनों बाद फिर ये पता लगा कि जो सर्विसेज सेक्टर का इंडेक्स बिल्ड करने के लिए जो एमसीए 21 की डेटाबेस में जो कंपनियां थी, वहां पे लोग तहकीकात करने गए तो पता लगा 35% कंपनियां वहां पे थी नहीं जो पता दिया गया। तो यानी कि 35% और भी फर्जी कंपनियां रही थी जो कि शेल कंपनियां हो सकती हैं। तो फिर भी ये डेटा में कोई फर्क नहीं आया। तो मेरा मानना है कि जीडीपी जो कैलकुलेट किया गया 2011-12 के बेस पे, उसी में परेशानी है। आईएमएफ उसको पॉइंट आउट नहीं कर रहा। आईएमएफ कह रहा है कि क्योंकि आप पुराना डेटा यूज कर रहे हैं इसलिए परेशानी है। मैं तो कह रहा हूं कि 2011-12 की जब सीरीज में ही परेशानी है, और जो तरीका है कि जिस तरह से असंगठित क्षेत्र को हम प्रॉक्सी करते हैं संगठित से, वो परेशानी है। इस बात को कुछ हद तक जो आईएमएफ ने माना है कि जो हमारा इनफॉर्मल सेक्टर, जिसको मैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर बोलता हूं, इनफॉर्मल सेक्टर के डेटा में परेशानी है। तो अब मतलब धीरे धीरे वो बात मान रहे हैं, लेकिन पूरी बात तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारी सरकार डेटा को छुपा रही है, डेटा को मैनिपुलेट कर रही है। क्योंकि 2017-18 का जो कंज्यूमर सर्वे था उसको पहले नकार दिया। फिर जब 2019 में इलेक्शन के पहले जो डेटा आया कि हमारा बेरोजगारी 45 साल के चरम सीमा पे पहुंच गई है, उस डेटा को रिलीज नहीं किया, बाद में किया गया। फिर आपने मल्टी डायमेंशनल डेप्रिवेशन की बात की, 2015-16 के नेशनल हेल्थ एंड फैमिली सर्वे को 2019-21 से कंपेयर किया। अब ये भी एक अजीब बात है कि 2015-16 1 साल है, 2019-21 2 साल का है। तो उसने आपने क्यों किया? क्योंकि
क्योंकि 2020-21 में तो सबको पता है कि हालात बहुत बिगड़ गए थे देश में। जो 3 फैक्टर्स होते हैं मल्टी डिमेंशनल डेप्रिवेशन के, एक होता है वेलफेयर। अब जब सब लोगों की आमदनी गिर गई तो वेलफेयर कैसे इंप्रूव हो गया? दूसरी बात फिर शिक्षा आती है। अब शिक्षा में हमने देखा कि शिक्षा संस्थान बंद हो गए, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, तो शिक्षा में कैसे जो बेहतरी हो गई। फिर तीसरी बात है हेल्थ। हेल्थ में देखा कि पैंडेमिक के दौरान तो सब ज्यादा क्राइसिस हुआ, लोग हॉस्पिटल के बाहर जो मर गए, बंबई दिल्ली में जहां पे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ का अच्छा है, गांव में तो पता ही नहीं लग रहा था, वो कहते थे सांस फूल गई और डेथ हो गई। तो किसी भी तरीके से 2019-21 का डेटा 2015-16 के डेटा से अच्छा नहीं हो सकता था, लेकिन सरकार ने उसका इस्तेमाल किया और कहा कि हमने 25 करोड़ लोगों को जब पॉवर्टी लाइन के ऊपर कर दिया है, जबकि नई पॉवर्टी लाइन हुई नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है कि डेटा के साथ बहुत ही खेल किया है सरकार ने अपनी एक अच्छी छवि दिखाने के लिए। बार बार जहां पे भी ये डेटा उनको सपोर्ट नहीं करता उसको मैनिपुलेट किया, और मुझे लगता है जीडीपी का डेटा भी इसीलिए मैनिपुलेट किया जा रहा है, क्योंकि अब संग्रहित क्षेत्र बढ़ रहा है तो संग्रहित क्षेत्र के आधार पर दिखेगा कि भाई चमक रहा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अब हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए हैं। जबकि मेरे अनुमान से, क्योंकि असंगठित क्षेत्र को हमने ठीक से नापा नहीं है, तो अभी हम 7वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, ना कि चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो इस संगठित क्षेत्र में जो उछाल आया है, उसका क्या कारण है? उसका कारण ये है कि आपकी डिमांड असंगठित क्षेत्र से संगठित क्षेत्र में जा रही है। जब असंगठित क्षेत्र क्राइसिस में हुआ तो जो डिमांड वहां जा रही थी, जैसे कि मैंने बताया कि ई कॉमर्स में डिमांड जा रही है, नेबरहुड स्टोर से वो हट के वहां जा रही है। उसी तरह आप देखेंगे प्रेशर कुकर इंडस्ट्री का डेटा, उसी तरह आप जो लेदर गुड्स का, तो ये जो कंपनियां वहां पे, वो बड़ी कंपनियां कह रही हैं कि हम बहुत खुश हैं, क्योंकि ये जो छोटी इकाइयां हैं ये कोप नहीं कर पा रही जीएसटी से और जो इनकी परेशानी है, तो डिमांड उधर शिफ्ट हो रही है। तो जो डिमांड असंगठित क्षेत्र में होनी चाहिए थी, जिससे उनकी बढ़त होनी चाहिए थी, वो डिमांड इधर चली गई है। तो इसकी वजह से यहाँ पे ग्रोथ हो रही है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि जितना संगठित क्षेत्र की ग्रोथ हो रही है उतना ही असंगठित क्षेत्र में गिरावट है। जबकि सरकार ये कहती है कि संगठित क्षेत्र बढ़ रहा है तो असंगठित क्षेत्र भी बढ़ रहा है। मैं कह रहा हूं नहीं, उल्टा है। संगठित क्षेत्र बढ़ इसलिए रहा है क्योंकि डिमांड उधर शिफ्ट हो रही है। ओवरऑल अर्थव्यवस्था में परेशानी है, क्योंकि जो 94% जो असंगठित क्षेत्र में है उनकी आमदनी नहीं बढ़ रही है ज्यादा, उनको इन्फ्लेशन से परेशानी है, तो इसलिए उनकी जब डिमांड जब कम रहेगी तो फिर जब वहां पे जब डिमांड कम हो जाएगी, तो जो भी थोड़ी बहुत डिमांड है वो संगठित क्षेत्र में चली जा रही है। तो इसलिए संगठित क्षेत्र में बढ़त हो रही है और असंगठित क्षेत्र में गिरावट, और जितनी बढ़त होगी संगठित क्षेत्र में उतनी असंगठित क्षेत्र में गिरावट होगी। अच्छा, ये नीति अघोषित नीति है कि असंगठित क्षेत्र को कोई तरजीह न दी जाए और उसको उसके हाल पे छोड़ दिया जाए और धीरे-धीरे करके वो कमज़ोर हो जाए, वहाँ चीज़ें खत्म होने लगें और वहाँ जो माँग, जिस माँग की वो पूर्ति करता था, वो माँग की पूर्ति न कर पाए, वो माँग संगठित क्षेत्र में आ जाए। ये तो एक प्रक्रिया दिखाई पड़ रही है जिसका आपने पहले भी रेखांकित किया था और आज भी आप रेखांकित कर रहे हैं, और उससे वो तर्कसंगत रूप से समझ में आती है बात ये, किस तरह की है। लेकिन ये नीति क्या बड़े-बड़े पूंजीपतियों ने सरकार को समझाया है कि वो ऐसा करें? या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने समझाया है सरकार को ऐसा करें? वर्ल्ड बैंक ने समझाया है कि सरकार को ऐसा करें? या ये सरकार के ही दिमाग की उपज है? तीनों चीजें सही हैं। हाँ। तीनों बात जो आप कह रहे हैं, इस सरकार की जो समझ है वो ये कि हमको ग्लोबल बिग वो बनाना है, मतलब बड़ी-बड़ी कंपनियां जो ग्लोबल लेवल पे हों। तो इसलिए अडानी को, अंबानी को, टाटाज़ को और बैंकों में भी ये मिला के बड़े बैंक बना देंगे। तो ये एक तरफ है। दूसरा ये कह रहे हैं कि असंगठित क्षेत्र को हम संगठित बना देंगे। अब असंगठित क्षेत्र को संगठित कैसे बना सकते हैं? हमारे यहाँ किसानी में 8 करोड़, 10 करोड़, 11 करोड़ हैं और 85% उसमें से छोटे किसान हैं। 5 एकड़ से कम जोतते हैं, वो आधा एकड़, 1 एकड़, 2 एकड़ जोतते हैं। वो संगठित हो ही नहीं सकते। वो तो सिर्फ ये है कि उनका जो खेत बिक जाए तो वो जो वर्कर बन जाएंगे, पर वो संगठित नहीं होंगे। उसी तरह हमारे जो इंडस्ट्री और सर्विसेज में है, जहाँ पे कि 6.5 करोड़ के करीब जो माइक्रो सेक्टर है, 6.5 लाख हमारा स्मॉल सेक्टर है। तो जो माइक्रो सेक्टर है जिसमें एमएसएमई का 97.5% रोजगार है, उसमें एवरेज में 1.7 व्यक्ति काम करता है। तो 1.7 व्यक्ति जो काम करता है वो तो क्या तो बैंकिंग करेगा, क्या तो फाइनेंस करेगा, क्या मार्केटिंग करेगा, तो संगठित नहीं हो सकता। उसको आप किल कर सकते हैं बस। तो ये जो नीति जो सरकार ने बनाई है कि हम असंगठित को संगठित कर देंगे, उसका वो हो नहीं सकता है, वो सिर्फ किल कर सकते हैं आप। और इसके पीछे प्रेशर तो है ही इंटरनेशनल फाइनेंस कैपिटल का,
क्योंकि जितना जब संगठित क्षेत्र होगा तो उनकी जब पकड़ ज्यादा होगी, क्योंकि असंगठित क्षेत्र में तो जा नहीं सकते। जैसे कि अगर अडानी वगैरह हैं तो छोटे छोटे किसान से नहीं डील कर सकते, उनको भी बीच में ट्रेडर्स चाहिए होंगे जो छोटे किसानों से डील करेंगे। तो इसलिए जो ये हमारे इंटरनेशनल फाइनेंस कैपिटल जिसको आईएमएफ वर्ल्ड बैंक रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी भी यही है कि जो यहाँ पे संगठित क्षेत्र बढ़ जाए, असंगठित क्षेत्र एक कमजोर हो जाए, तो जिससे कि वो जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो आ जाएं। अब जैसे कि आप देखें बैंकिंग में आईसीआईसीआई बैंक या ये जो प्राइवेट बैंक्स हैं, इनमें 70-80% तो इन्वेस्टमेंट जो मल्टीनेशनल्स का है, फॉरेनर्स का है। तो एक तरह से वो भी एक मल्टीनेशनल बैंक हो गए ना कि इंडियन बैंक। तो ये जो ट्रेंड है कि वो जो इंटरनेशनल कैपिटल है वो हमारे यहाँ आए और वो जो हमारी बड़ी कंपनियों के साथ वो काम करे, तो यही ये एक वो है पॉलिसी जिसमें आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और जो ये सरकार की नीति है वो एक ही है। अब ये भारतीय जनता पार्टी जब जनसंघ के रूप में थी, आपको तो वो ज़माना भी याद होगा। जी हाँ। जनसंघ को व्यंग्य से कहते थे, उनके विरोधी कहते थे कि कम तौलने वालों की पार्टी है। जी हाँ। यानी छोटे दुकानदारों की पार्टी है, जो कि छोटे-छोटे जो ग्राहक उनके पास आते हैं, उसमें कुछ भाजी मार लेते हैं, जी हाँ। उनको थोड़ा ज़्यादा पैसे घंटी दे मारते हैं। देते हैं, मतलब ये व्यंग्य से कहिए। लेकिन उसका मतलब ये निकलता है कि मुख्य तौर पर छोटे व्यापारियों की पार्टी है। जी हाँ। ब्राह्मणों की पार्टी है और ब्राह्मण बनिया पार्टी है, छोटे व्यापारी इसके ऊपर भरोसा करते हैं। तो एक ऐसी पार्टी जो कि छोटे व्यापारियों के समर्थन से आगे बढ़ी, वो इस नीति पे कैसे पहुँच गई कि वो छोटे व्यापारियों को समाप्ति कर देना चाहती है? देखिए ऐसा हुआ कि जैसे जब पहले 1991 में पहले तो कांग्रेस आई, फिर उसके बाद यूनाइटेड फ्रंट आया और फिर बीजेपी आई और बीजेपी ने स्वदेशी का नारा देके आए। लेकिन बीजेपी ने जो नई आर्थिक नीतियां उसी को आगे बढ़ाया और हो ये रहा था कि जैसे जो भी जीत के आता था वो तुरंत अमेरिका जाता था, अमेरिका से नेगोशिएट करता था, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, यहाँ तक कि लालू प्रसाद यादव का भी आपको याद होगा कि ये जोक था कि उन्होंने सूट सिलवाया अमेरिका जाने के लिए। तो ये मतलब हमारी जो नीतियां हैं 1991 के बाद वो पूरी तरह से हमारे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक के चंगुल में आ गई थी। उसके पीछे वजह ये है कि जितने भी हमारे नीति निर्धारक थे वो एक रिवॉल्विंग डोर पॉलिसी का करते थे कि मतलब वही लोग एशियन डेवलपमेंट बैंक में, वही लोग वर्ल्ड बैंक में, आईएमएफ में और सरकार में नीतियां बना रहे हैं। तो जो हमारी अर्थव्यवस्था में पकड़ है, जो आईएमएफ की, वर्ल्ड बैंक की, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की, ये बहुत ही स्ट्रांग हो गई। वजह उसकी है कि हमने पब्लिक सेक्टर को कमजोर किया और प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ावा दिया। मतलब जो लीडिंग सेक्टर था वो 1991 के पहले वो पब्लिक सेक्टर होता था, अब वो प्राइवेट सेक्टर हो गया। और प्राइवेट सेक्टर जो है वो हमारे यहाँ बहुत छोटा है मल्टीनेशनल्स के कंपैरिजन में, तो वो मल्टीनेशनल्स के साथ नेगोशिएट करता है। तो जो फिक्की और सीआईआई है उन्होंने भी कहा कि हाँ अर्थव्यवस्था खुल जानी चाहिए, क्योंकि वो उनको था कि शायद उसकी मदद से हम और आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए जो हमारी नीतियां बनी है सन 1991 के बाद वो सारी की सारी इंटरनेशनल फाइनेंस कैपिटल के ही चंगुल में बनी है। जैसे कि जीएसटी का लागू करना, वैट का लागू करना, ये भी वहां वहां से ही उन्होंने सुझाया कि आप ये करिए। जबकि ये जीएसटी और वैट हमारे देश के लिए बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ इतना बड़ा असंगठित क्षेत्र है और वो जीएसटी और वैट से डील नहीं कर सकता है। तो उसको आप किल कर रहे हैं जीएसटी लगा के, क्योंकि उसको इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता। तो इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता तो उसके दाम तो गिरे नहीं। जो बड़ी इकाइयां जो जीएसटी के उसमें नेट में आती हैं उनको इनपुट क्रेडिट मिला तो उनके दाम कम हो गए, तो इसलिए डिमांड उधर शिफ्ट हो गई। तो ये जो नीतियां हैं ये सारी की सारी नीतियां इंटरनेशनल फाइनेंस कैपिटल उसमें हैं। और देखिए ये तो ऑल्टरनेट नीतियां तभी हो सकती हैं जबकि हम एक ऑल्टरनेट इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रेमवर्क में काम करें। अगर आप देखें तो फ्रांस में मित्रों साहब आए थे 82 या 83 में, प्रेसिडेंट बने थे। उन्होंने नीतियां बदलने की कोशिश की क्योंकि वो सोशलिस्ट थे। 3 दिन के अंदर उनको रिवर्स करना पड़ा क्योंकि इतना सारा कैपिटल फ्लाइट हो गया। 3 दिन नहीं टिक पाई फ्रांस जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था। उस समय भारत का तो कुछ था ही नहीं। उसी तरह मंडेला साहब जब आए 94 में, तो उनको भी 1 महीने के अंदर रिवर्स करनी पड़ी अपनी पॉलिसीज। और दक्षिण अफ्रीका में कितनी जबरदस्त गैर बराबरी है, मतलब जबरदस्त वहां पे गैर बराबरी है, क्योंकि वहां पे जो ब्लैक्स हैं उनको उतना फायदा नहीं पहुंचा जितना कि जो व्हाइट्स थे उनको फायदा पहुंचा। तो कुल मिला के मेरा ये मानना है कि ये सारी दुनिया में एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट आया था।
मिड 1970s में जब जो सोवियत यूनियन जो गिरावट पे आने लगा और चीन में दंग सियाओपिंग ने आके अपनी नीतियां बदल दी, तो एक ऑल्टरनेटिव जैसी चीज कुछ नहीं बची। तो जो ऑल्टरनेटिव जैसी चीज नहीं बची, तो फिर जो सबको जो कैपिटलिस्ट पाथ ही इख्तियार करना पड़ा, और उसमें पब्लिक सेक्टर रिट्रीट, प्राइवेट सेक्टर आगे। तो जो भी सरकार आती है वो इसी नीति को आगे करती है। यूपीए में जरूर थोड़े से जो यूपीए वन के दौरान जरूर इन्होंने थोड़े से राइट्स दिए, पर वो भी नीति आप देखिए वर्ल्ड बैंक की नीति थी। वर्ल्ड बैंक ने मिड 1980s में कहा कि सेफ्टी नेट की जरूरत है, नहीं तो जो गरीब बहुत ज्यादा गरीब होगा तो सोशल एक्सप्लोजन हो जाएगा। तो जब यूपीए की सरकार आई, तो उसमें जो हमारे जो मुख्य आर्थिक वो थे जो निर्णायक है ना, वो तो अपोज थे के कि ये जो आप राइट टू वर्क और ये सब करेंगे तो उससे गड़बड़ी होगी। लेकिन क्योंकि एक काउंसिल थी जो सोनिया गांधी के नीचे थी, उन्होंने दबाव डाला तो ये राइट्स कुछ मिले। पर लेकिन वैसे जो हमारा जो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, वो कांग्रेस का हो, जो बीजेपी का हो, वो इसके खिलाफ रहा। जब ये मोदी सरकार आई 2014 के बाद, तो इन्होंने पूरी तरह से उस तरफ जो है ढकेला अर्थव्यवस्था को, क्योंकि उसके पहले थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस थी, लेफ्ट की कुछ बात चलती थी, कुछ और रेजिस्टेंस होती थी। लेकिन 2014 के बाद तो पूरी तरह से उस तरफ, यानी कि यहाँ पे आप देखें पैंडेमिक के दौरान जो आत्मनिर्भर भारत पैकेज दिया गया 22 लाख करोड़ का, उसमें से ज्यादा 3-4 लाख करोड़ गरीब के लिए था, बाकी तो सारा पैकेज जो है बिग बिजनेस के लिए था। उसी समय हुआ था कि जो मतलब किसी भी सेक्टर में एक ही पब्लिक सेक्टर बचेगा, बाकी सबको प्राइवेटाइज कर देंगे। तो प्राइवेटाइजेशन का दौर ये सारा बड़ी तेजी से ये सरकार पुश कर रही। तो सारे के सारे मतलब हमारा जो प्रेशर है वो इंटरनेशनल फाइनेंस कैप का बहुत है, और वो सरकार में हिम्मत नहीं है कि वो उसको रोक दे, कि उससे अपोज करने के लिए अलग तरह की नीति बनाए। तो आपकी बात से जो पहला निष्कर्ष निकलता है वो तो ये निकलता है कि अभी जब इस क्वार्टर का जो जीडीपी आया है उसको उन्होंने 8% दिखाया है। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले क्वार्टर के जीडीपी को और भी दिखाएंगे, क्योंकि रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा है कि भाई अब तो हम 7% प्लस ही ग्रोथ करेंगे लगातार। जी इससे हाँ। पीछे तो हम जा ही नहीं सकते। जी हाँ। यहाँ जी तक हाँ। तो हम पहुंच ही गए, अब इससे हाँ। पीछे नहीं आएंगे, बढ़ते ही चले जाएंगे आगे। जी हाँ। तो ये इसी तरीके से कागजों में विकसित भारत बना देंगे। बिल्कुल, सही बात है आपकी कि ये मतलब इसी तरह से, क्योंकि ये देखिए सरकार प्रोपेगेंडा पे बहुत निर्भर करती है। हर तरह से वो अपनी अच्छी छवि पेश करना चाहती है। वो चाहे कि अर्थव्यवस्था बड़ी हो गई है, फास्टेस्ट ग्रोइंग अर्थव्यवस्था है बड़ी अर्थ इकाइयों में, कि हम अब चौथी बड़ी हो गए हैं, अब तीसरी बड़ी होने वाले हैं, हम जापान से भी आगे निकल जाएँगे, वगैरह-वगैरह। तो ये एक मतलब चमक अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं, और उसको कवर कर रहे हैं तरह-तरह से कि हमने ये अचीव कर लिया, वो अचीव कर लिया। जबकि इंटरनेशनल जो आंकड़े हैं, उसमें कई आंकड़े तो हमारे लिए बहुत ही कहा जाए तो डिस्टर्बिंग हैं, कि जैसे हैप्पीनेस इंडेक्स हो गया, पॉवर्टी हो गया, या फिर हमारी जीडीपी प्रति व्यक्ति हो गया, है ना? वो हम 140वें स्थान पे अभी भी हैं। तो इसलिए कहाँ से बहुत ज़्यादा खुशहाली आ गई है गरीब आदमी की। तो जो हमारा उच्च वर्ग है 3%, 4%, उसको बहुत फ़ायदा पहुँचा है। वही आगे बढ़ा है, और जो हमें चमक-दमक दिखती है मार्केट में, वो इसी 3-4% की दिखती है, क्योंकि अगर 150 करोड़ में 4% हैं, तो यानी 6 करोड़ हो गए। तो 6 करोड़ तो फ्रांस जैसी अर्थव्यवस्था हो गई। तो एक फ्रांस छुपा हुआ है हमारे 150 करोड़ के गरीब देश में। तो जो चमक-दमक दिख रही है उसकी है, क्योंकि हमारा ई श्रम पोर्टल पे जो डेटा आता है, वो तो डेटा ये है कि जो आज 30 करोड़ लोगों ने उसमें रजिस्टर किया हुआ है, और शुरुआती दौर में ये दिखाया कि जो उसके 90% कह रहे हैं हम 10,000 रुपए से कम कमा रहे हैं। अब 10,000 रुपए से कम कमाने का मतलब है कि वो परिवार तो गरीबी की रेखा के पास ही है। तो 90% लोग तो मतलब इस तरह से गरीब ही हुए। तो ज़्यादा आपके 10% हुए जो कि लोअर मिडिल क्लास और रिच क्लास है। तो हमारे देश में 10% मतलब कि 145 मिलियन हो गए, 14.5 करोड़। तो वो बड़ी संख्या है। पर इधर जो अगर आप देखें, तो 90% तो गरीबी की रेखा के आसपास ही हैं या गरीब हैं। तो तो इसका इसलिए मतलब ये हुआ कि जो मॉल्स में लोग दिखाई पड़ते हैं, रेस्तराओं में, जो दिल्ली में आप किसी भी रेस्तरां में जाएँ, तो लाइन लगानी पड़ती है, जगह नहीं मिलती है अंदर जी घुसने हाँ, की। जबकि वहाँ बिल्कुल। पे घर पे जितने पैसे में हम लोग खाना बना के खाते हैं, उसका जी कम हाँ, से कम 10 गुना भुगतान करके लोग खाना खा रहे हैं वहाँ पर।
जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। बिल्कुल सही और बात है हाँ, आपकी। जी, और 5 कारें स्टार होटल खरीदी जा रही हैं। छोटी हाँ, कारें नहीं खरीद रहे हैं, लोग महँगी से महँगी कारें छोटी कारों का तो एक तरह से बाज़ार ठप हो गया है। लोग 20 लाख, कम 25 लाख हाँ। से ऊपर की कारें जी हाँ, जी हाँ। खरीद रहे बिल हैं। छोटे मकानों का भी बाज़ार ठप हो गया है, लोग बड़े जी से हाँ। बड़े घर खरीद रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ। इसका मतलब ये जो आपने बताया कि भारत की अर्थव्यवस्था में एक फ्रांस छुपा हुआ है। जी हाँ, जी हाँ। मतलब कि ये जो 3-4% लोग हैं, जो हाँ, छ मतलब अच्छी आमदनी कमा रहे हैं, जो 6 अ करोड़ लोग बताए आपने। हुँ, हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो अगर ये 4% हमारे 150 करोड़ में से इनकी आमदनी अच्छी खासी है, तो एक फ्रांस हमारे जो 150 करोड़ में छुपा हुआ है और हुँ, उसके जो कंज़म्पशन है वो उसी तरह से होगा, क्योंकि उसमें काले धन की कमाई भी बहुत है। काली हुँ, कमाई जिसके पास जितनी ज़्यादा होती है, वो उतना ज़्यादा खर्च कर लेता है। हुँ, तो वही लोग हैं जो मतलब ये घर खरीद रहे हैं, बड़े-बड़े फैंसी घर। आजकल तो ओपनली एडवर्टाइज़ किया जा रहा है कि 2 बेडरूम फ्लैट 1 करोड़, 1.5 करोड़, 4 जी, बेडरूम जी, फ्लैट जी, 4 जी, करोड़, 5 करोड़। तो जी, ये सारी चीज़ें जो हैं, तो हुँ। ये सारी चीज़ें मतलब दिखा रही कि कुछ लोगों के हाथ में बहुत पैसा है क्योंकि संघर्ष क्षेत्र अच्छा कर रहा है और जो बाकी जो अर्थव्यवस्था है, वो परेशानी में है। तो इसका मतलब ये जो जीडीपी है, ये जी दरअसल हाँ, इन्हीं 6 करोड़ लोगों का जीडीपी है। मतलब 6 करोड़ उसमें डोमिनेट कर रहा है। मतलब 6 करोड़ मैं मुहावरे के तौर पे कह रहा हूँ। हाँ, मतलब वो जीडीपी 6 करोड़ लोगों के लिए है, 6 हाँ, करोड़ लोगों द्वारा है और हाँ। बाकी लोग उसके नीचे नीचे पड़े हुए हैं। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। बहुत-बहुत धन्यवाद प्रोफ़ेसर साहब। धन्यवाद। बहुत ही आपने ज्ञानवर्धक चर्चा की और लोगों को हमारी अर्थव्यवस्था की जो असलियत है, उसको एक बार फिर आपने उनके सामने खोल के रखा। जैसे-जैसे आर्थिक घटनाक्रम आगे बढ़ेगा हम लोग आपको फिर तकलीफ देंगे और फिर आपको नई परख के मंच पे आमंत्रित करेंगे। जी हाँ, बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद एक बार फिर। नमस्ते। नमस्कार।